नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर तो नजरें रहेंगे ही, लेकिन फोकस करेंगे एनर्जी पैक पर, क्योंकि यहां पर वापस मिजाज बदलते हुए दिखे हैं। क्रूड ने अपनी चाल बदली है, गिरावट के बाद रिकवरी दिखी है। नेचुरल गैस में भी दबाव के बाद वापस खरीदारी आते हुए दिखी है। तो क्या रणनीति यहां से होनी चाहिए, क्या है ट्रिगर्स, इस पर रहेगा फोकस। साथ ही बेस मेटल्स में जो हमने दबाव देखा था पिछले हफ्ते, उसके बाद वापस से निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई दिख रही है। वहीं एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन की फसल अच्छी होगी, ऐसे संकेत बन रहे हैं। तो क्या सप्लाई सिचुएशन रहेगी और भाव पर क्या होगा असर, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निर्मल कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा और साथ ही सॉल्वेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ईडी डॉक्टर बीवी मेहता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले फोकस कच्चे तेल पे कर लेते हैं, जहां पर हमने काफी उथल पुथल देखी है। कई सारे ट्रिगर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है कच्चे तेल की चाल के लिए, जिसमें आज जो ओपेक देशों की मीटिंग होगी उनका आउटकम क्या होगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा उत्पादन को लेकर। साथ ही रूस ने भी नॉर्ड 1 से जर्मनी की सप्लाई रोकी है। इसके अलावा पाइपलाइन से गैस की जांच भी रूस कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि नेचुरल गैस के प्राइसेस पर इंपैक्ट डाल रहा है। तो अभी यहाँ से क्या ये वॉल्टिलिटी ऐसे ही मेंटेन होगी, क्या रेंज होगी, कौन सा ट्रिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करते हैं। हमारे साथ मिस्टर नरेंद्र तनेजा मौजूद हैं। मिस्टर तनेजा नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो कच्चे तेल पर ही आपकी राय चाहिए। हालांकि आपसे पहले भी हमने कनेक्ट किया, तब भी आपने कहा था कि नियर टर्म में तो एक रेंज में ही रहेगा, बहुत तेजी बनेगी या मंदी होगी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लॉन्गर टर्म में हालांकि प्राइसेस ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, लेकिन ओपेक की मीटिंग हो या रूस में हो रही डेवलपमेंट्स हो, यूएस में सप्लाई डिमांड की सिचुएशन हो, ये सारे फैक्टर्स को आप कैसे समझ रहे हैं अभी कच्चे तेल की चाल के हिसाब से? देखिए, तीन बड़े पहलू हैं जिन पे ध्यान देना होगा। डिमांड एंड सप्लाई के जो फंडामेंटल्स हैं वो कीमतों को एक दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है यूरोप की कोशिश है कि रूस के तेल को दिसंबर तक पूरी तरह बंद कर दिया जाए उसका आयात। और कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक फैसला है, लेकिन उसकी वो आपूर्ति और कहाँ से करेंगे, अमेरिका की भी एक सीमा है और रूस का तेल आएगा नहीं, तो इसको लेकर के कोई वहां पे अभी किसी तरह की स्पष्टता नहीं है। और तीसरी तरफ जो है हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका में जो शेल का उत्पादन होता है उसमें जिस हिसाब से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी जिससे कि सप्लाई कंसर्न ना बने, तो वहां वो भी नहीं हो पा रहा है। और इधर ओपेक जो है वो उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ओपेक जो है अपना उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहती है। उनको लगता है तेल की कीमतें पहले ही नीचे आई हैं और अगर हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो और ज्यादा नीचे चले जाएंगे, उससे उनको नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ जो है यूरोप में सब ये मान के चल रहे हैं कि ये विंटर जो है, ये जाड़ा बहुत ही मुश्किल में आने वाला है। तेल की कमी होगी, प्राकृतिक गैस की कमी होगी, कोयले की कमी होगी, और इसको लेकर के काफी पूरे यूरोप के अंदर जो है एक बहुत जबरदस्त एंग्जाइटी है। तो वहां पे वो एक एनर्जी फोर्ट्रेस बनाना चाहते हैं जिससे कि उनकी निर्भरता जो है वो रूस पे खत्म हो जाए, लेकिन अमेरिका से और जहां से मिल सकता है उनको तेल और गैस उपलब्ध हो। तो ऐसे माहौल में बाजार का जो रिएक्शन आपने कीमतों का दिखाया है, जो इसकी आप चर्चा कर रही हैं, वो बाजार भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। ऑयल मार्केट को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कैसे चला जाए, क्योंकि सरकारों का दबाव, जो गवर्नमेंट्स हैं यूरोप और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, उनका दबाव ये है कि कीमतें मत बढ़ने दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि रशियन गैस जो बाजार से गायब होगी तो वो, और ऑयल, तो उसकी आपूर्ति कहाँ? इसका जवाब ना यूरोप की सरकार के पास है ना अमेरिकी सरकार के पास है। तो यही नतीजा आप देख रही है कि जो मार्केट उस तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है। रूस की जो कुल मिला के ये कहा जा सकता है आम आदमी की भाषा में कि तेल बाजार इस समय ब्रोकन है, टूट चुका है। उसमें बिल्कुल जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है, जबकि रूस का जो तेल है वो दूसरी बाजार ढूंढने लगा है। एक अभी तक दुनिया में एक मार्केट रही है, पूरी दुनिया की एक बाजार था तेल का। अब ऐसा लगता है कि रूस दूसरा बाजार बना रहा है और कहीं ना कहीं उसे ट्रैक्शन मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसे उपभोक्ता मिल रहे हैं। तो अभी स्थिति असमंजस की है, वो कीमतों में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारों की कोशिश कीमत ना बढ़े, लेकिन आपूर्ति के प्रश्न आने वाले जाड़े में बन सकते हैं। ये तो आपको स्थिति ऐसी नजर आएगी, इसलिए बहुत लंबा कोई प्रोडिक्शन कीमत को करना या एनालाइज करके भी बताना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो है तनेजा जी, लेकिन फिर भी क्या रेंज आपको लग रहा है रह सकते हैं फिलहाल कच्चे तेल की? कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अमेरिका में संसद के चुनाव नहीं हो जाते, वो अभी कम से कम 2 महीना दूर है, जब तक जो तेल की कीमत है मुझे लगता है कि वो 90 से लेकर के और 110 के बीच में रहेगी। $90 और 110 के बीच में रहेगी। लेकिन जैसे ही अमेरिकी चुनाव खत्म होते हैं
और उधर जो है वो जाड़ा दस्तक दे देगा यूरोप में, तब कीमतें क्या होगी उसके बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है। उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा वो इस बात का कि यूरोप गैस कहाँ से लेगा और यूरोप जो तेल जो उसकी जरूरत है, अगर रूस का आना बंद हो जाएगा तो वो आएगा कहाँ से। हमने ये देखा है तमाम जो गैस है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य जापान, चीन को जाती है, वो तो अब यूरोप में जाने लगी क्योंकि वो दुगना पैसा दे रहे हैं। चीन ने जो गैस मंगा ली थी वो री एक्सपोर्ट कर रहा है, आयात कर रहा है और उसको री एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनके पास जो है पाइप गैस रशिया से सस्ते दामों पे आ रही है। तो कुल मिला के अभी पूरा जो एक शतरंज का खेल चल रहा है, तो ये लेकिन स्पष्टता जो है वो अमेरिकी चुनाव के बाद आएगी। अमेरिकी चुनाव तक 90 से लेकर के और ये 110, 115, 12 ये ही रेंज रहने वाली है। ओके ओके, तो ये तो बात हुई कच्चे तेल की। अब रहेगा इम्पोर्टेंट कि किस तरीके की डेवलपमेंट्स अनफोल्ड होती हैं, लेकिन हाँ प्राइसेस वॉलेटाइल तो हैं और जैसे कि कहा मिस्टर